Hello friends, welcome back to your channel Open Classes। फ्रेंड्स, हम इस क्लासेस में सेकंड ग्रेड के सिलेबस वाइज ही पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास में है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स। तो इंग्लिश राइटर तो इंडिया के बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंग्लिश में उन्होंने वर्क किया है उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। इंडियन इंग्लिश राइटर और पोइट है जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेगी। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आप लास्ट तक क्लास में बने रहिए और इसमें से आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ भी शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितने शॉर्ट करने थे वो मैंने कर दिए हैं। अब इसको आप सिर्फ पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इंडियन इंग्लिश राइटर पोइट, इसमें हमारे सिलेबस में टोटल 15 है। इसमें पोइट 7 हैं और प्रोज राइटर है 8, जिसको नोवेलिस्ट कहा जाता है। तो पोइट्स के नेम सिलेबस में तो थोड़े अलग दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अलग तरीके से लिखे हुए हैं। जैसे सिलेबस में क्रम वाइज दिए हैं वैसे नहीं लिखे हैं, इसका ऐसे मतलब नहीं है। थोड़ा इसको डिफरेंस क्रम वाइज लिखा है, उसके समय के अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे तोरूदत्त, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू, ये प्री इंडिपेंडेंस के हैं, मतलब स्वतंत्रता के पहले के पोइट्स हैं जो हमारे सिलेबस में। ऐसे तो नहीं कि ये 3 ही पोइट्स हैं, बहुत सारे पोइट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है नहीं है। हमारे सिलेबस में ये सिर्फ 3 पोइट है जो स्वतंत्रता के पहले है। नजीम इज़ेकिल, कमला दास, अरुण कलेटकर, जयंत महापात्र, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट है। और ये तोरूदत्त, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू, ये बंगाली राइटर्स हैं। 8 हमारे पास नॉवेलिस्ट हैं। प्रोज राइटर आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, ये प्री इंडिपेंडेंस है। इनमें से नॉवेलिस्ट में से जो 2 हैं वो प्री इंडिपेंडेंस, ये है आर के नारायण और मुल्कराज आनंद। ऐसे नहीं पूछते क्वेश्चन कि प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन से राइटर है, लेकिन ये सिर्फ हमारे नॉलेज, अभी हम ये राइटर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इसका समय कब है। तो वैसे ही सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला कि प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस में से कौन से राइटर है कौन से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन इनमें से इसके वर्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे बनते हैं, लेकिन ये वैसे प्री नॉलेज है। अगले अनीता देसाई, अमिताभ घोष, शशि देशपांडे, मनोज कपूर, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक ऐसे हैं जिसके माता पिता ब्रिटेन के हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर IEL refer to the body of work by writer in Indian who writes in English language and those native language or co-native language could be one of the numerical language of India. It is also associated with the works of members of the Indian diaspora such as Kiran Desai, Jhumpa Lahiri and Salman Shinde who are the Indian descent. Descent मतलब ओरिजिन है इनका। ये IEL इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है जिस पोइट की को नेटिव लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज उसकी खुद की होती है। जैसे राजस्थान के तो मारवाड़ी नेटिव लैंग्वेज है और हिंदी को नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन उन्होंने वर्क इंग्लिश में किया तो उसको क्या कहते हैं, इंडियन डियास्पोरा। तो ये कमला देसाई, किरण देसाई, जो कमला देसाई की बेटी है, ये इंडियन डियास्पोरा में आती है और हमारे सिलेबस में है जो, लेकिन कमला देसाई हमारे सिलेबस में है वो नहीं है इंडियन डियास्पोरा। किरण देसाई जो उसकी बेटी है वो है, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते, हमें ये सिर्फ नॉलेज, जनरल नॉलेज के 2-4 मिनट की ये वीडियो है जो पहले है, ये हमारे नॉलेज को कनेक्ट करने के लिए है। अमिताभ घोष जो हमारे सिलेबस में है, ये है अमिताभ घोष इंडियन डियास्पोरा का। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है जो इंडियन डियास्पोरा का है।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं तोरूदत्त। तोरूदत्त है 1856 से 1877, 1856 से 1877। ये 21 साल की एज तक रही। देखो 21 साल की एज तक इसने कितना कुछ किया, अपना नाम तक कमा गई। ये बंगाली की है। शी नो 4 लैंग्वेज, ये 4 लैंग्वेज जानती थी, बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश एंड फ्रेंच। बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश एंड फ्रेंच, 4 लैंग्वेज जानती थी। कॉज ऑफ डेथ, इनकी डेथ का कारण था टीबी। ये टीबी की बीमारी से इसकी डेथ हुई है। हर पोइट्री इज स्ट्रांगली इम्पर्सनल, ऑब्जेक्टिव। इसकी पोइट्री हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप की रहती थी, सब्जेक्टिव टाइप इसकी पोइट्री नहीं थी। इसकी पोइट्री ऑब्जेक्टिव टाइप थी। हर मेजर कलेक्शन ऑफ पोइट्री, उसका जो पोइट्री का कलेक्शन है वो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन, एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। एंशियंट बैलेड एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान तोरूदत्त की है ये। तो इसका मतलब है कि इसने जो इन हिंदुस्तान के फोक सॉन्ग थे उनको इसने एक बुक में कलेक्शन में इकट्ठा किया हुआ है। ए शेफ गैलेंट इन फ्रांस फील्ड्स, ए शेफ गैलेंट्स इन फ्रेंच फील्ड, ए कलेक्शन ऑफ पोइम ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। ये दूसरा कलेक्शन है जो ये उसने तब लिखा था जब वो फ्रेंच में थी। तो रुदत अपने पेरेंट्स के साथ फ्रांस में रह रही थी। उस टाइम वहाँ पे उसने फ्रेंच सीखी और फिर उसने इसको लिखा। तो फिर फ्रांस में लिखा ये कलेक्शन, उसके बाद में उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके अदर वर्क्स है जो मेजर पोइम्स हैं, लोटस एक सोनेट पोइम है। रिवेलरी बिटवीन रोज़ एंड लिली, रोज़ और लिली के बीच का झगड़ा है इसमें लोटस में बताया गया है। रोज़ बोलते हैं कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, रोज़ का जो फूल है वो बोलता है मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। लिली का फूल कहता है मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठा जाता है। तो लोटस में रोज़ का और लिली का दोनों का कॉम्बिनेशन है। लोटस में थोड़ा रेडिश लिए हुए है और वाइट लिए हुए हैं। तो रोज़ और लिली का कॉम्बिनेशन जो लोटस में बनता है, तो ये इनकी दोनों की लड़ाई में लोटस जीत जाता है। तो सबसे सुंदर फूल का दर्जा लोटस को मिल गया। अवर कैसुरेना ट्रीज़ अगली पोइम है इसकी, जो मेस्टलैजिक लिरिक है, जो बाल्यावस्था की यादें हैं इसकी। तो इसमें तोरूदत्त को याद आती है अपनी बाल्यावस्था की, जैसे वो अपने घर की खिड़की खोलती है और सामने कैसुरेना ट्री है। तो उस ट्री के नीचे उसको याद आती है कि वह अपने भाई बहन जो उसके जिसकी डेथ हो चुकी है उनको याद आती है अपने भाई बहनों की, कि वो कैसे उसके नीचे अपना टाइम स्पेंड करते थे और वहाँ पे वो बैठे रहते थे। वो यादें उसको बहुत याद आती है। तो उसकी याद में लिखा हुआ है अवर कैसुरेना ट्री। और अगला है उसका लक्ष्मण एंड सीता, ये अगली पॉइंट्स है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 तक है, 80 ईयर की इनकी एज थी। ही वाज ए वेरिस्टल जीनियस पोइट, नॉवेलिस्ट थे ये, ड्रामिस्ट थे, एसेइस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पेंटर, म्यूजिशियन। टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। गीतांजलि क्या है, गीतांजलि बुक क्या है, उसमें सॉन्ग ऑफरिंग है। उसने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1912 में लिखी है ये बुक गीतांजलि, और 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला गया। तो ये हमें याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1913 में मिला गया गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये सॉन्ग ऑफरिंग है, जैसे इसमें गीतांजलि में इसने सारे सॉन्ग है जो भगवान को अर्पित किए हैं। जैसे अंजलि मतलब दोनों हाथों में सॉन्ग डाल के वो भगवान को अर्पित कर रहा है, इस तरह का ऐसे ऑफरिंग किया हुआ है गीतांजलि में। सारे सॉन्ग भगवान को ऑफ़र किए हुए है, इसीलिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला इस लिटरेचर में, 1913 में मिला है। और ये 1912 में लिखी गई थी, 1913 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। W.B. Yeats प्लेड ए विटल रोल। W.B. Yeats प्लेड
a vital role for the promotion of his poetry, especially गीतांजलि। जो W.V. येट्स, ये इंग्लिश पोइट है ये भी, तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है रविंद्रनाथ टैगोर जी की फेमस उसके वर्क्स को प्रसिद्धि दिलाने में। ऐसे नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पहले कोई भी राइटर इतना फेमस नहीं हुआ या उसके बाद में नहीं हुआ, लेकिन ऐसे है कि उसकी लैंग्वेज को उसने आगे अपने देश में लेके गया, वहाँ पे सभाओं में बोला, उसके वहाँ पे प्रकाशन करवाया बुक्स का। तो इससे रविंद्रनाथ टैगोर जी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। मेजर वर्क है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के, गीतांजलि है, सॉन्ग ऑफरिंग है, 1912 में लिखा गया है। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग 1912 में लिखा है। इट वाज ओरिजिन रिटन इन बंगाली एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिमसेल्फ। गीतांजलि को ट्रांसलेट किया हुआ था, खुद ने ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही ट्रांसलेट किया है गीतांजलि को। ये 1912 में लिखा गया है और ये ओरिजिनल रूप से ये बंगाली में, इसको याद रखना है कि बंगाली में लिखा गया ओरिजिनल रूप से, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। लेकिन किया किसने है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद ने ही किया है। और वो जो बुक थी ट्रांसलेट की हुई इंग्लिश की, वो बुक Y.V. येट्स को मिल गई और कहीं ना कहीं से उसे हाथ लग गई और वो उसको लेके अपने देश चला गया और वहाँ पे उसने इसका प्रकाशन करवाया और उसकी प्रसिद्धि का कारण बना। नेक्स्ट उनका वर्क है चंदालिका, प्ले है ये भी, और गौरा है ये भी प्ले है, चित्रा है ये भी प्ले है, मालिनी ये भी प्ले है, लिविंग और डेड ये स्टोरी है। रविंद्रनाथ टैगोर अडॉप्ट ए पेन नेम फॉर हिज अर्लियर पोइम राइटिंग बहानुर सिंघो। इसके बहानुर सिंघो के लिए उसने अपना पेन नेम चेंज कर लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहानुर सिंह लिखा था, उसने नाम चेंज कर लिया था अपना। तो उसके बाद में सिर्फ इसी के लिए, इसी राइटिंग के लिए उसने अपना नाम चेंज किया गया था, बाकी के लिए नहीं किया था। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश आर कंपोज्ड बाय हिम। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर established the Shantiniketan University. The aim behind establish the university was to separate to message to love and knowledge to mankind. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन यूनिवर्सिटी स्थापित की और उसके पीछे उसका रीजन था कि इस यूनिवर्सिटी से लोगों को ये मानवता का मैसेज पहुँचे, प्यार और ज्ञान का मैसेज पहुँचे। तो ये आगे थर्ड पॉइंट है हमारा सरोजनी नायडू। आप जानते हैं शी इज़ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू, शी इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हर स्वीट सिंगिंग। शी वाज ए सिंगर एंड पोइट। इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? सिर्फ पोइट ही नहीं, बहुत अच्छी सिंगर भी थी। शी वाज बोर्न इन हैदराबाद इन ब्राह्मण फैमिली। She played an active role in Indian national independence movement under the influence of Gandhi. उन्होंने गांधी जी के प्रभाव में इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता मूवमेंट में उसने गांधी जी के प्रभाव में, उसके अंडर में काम किया है, बहुत ही एक्टिव रोल अदा किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकम the government of UP. After independence she became the government of UP. वह स्वतंत्रता के बाद में पहली महिला राज्यपाल यूपी की बनी है, उत्तर प्रदेश की। तो द थीम ऑफ हर पोएम आर लाइफ, डेथ, लव, नेचर एंड इंडियन सीन्स। उनकी थीम जो पोएम की होती थी, लाइफ पे है, डेथ पे, लव पे, नेचर एंड इंडियन सीन्स पे है। मेजर कलेक्शन ऑफ नायडू, मेजर कलेक्शन है उसकी सरोजनी नायडू की। गोल्डन थर्सहोल्ड भी सरोजनी नायडू। द वर्ड ऑफ टाइम सरोजनी नायडू। द ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू। आप जब भी याद करें उसके किसी भी पोइट्स के वर्क को याद करें तो उसका नाम एक बार ज़रूर रिपीट करें, क्योंकि जब हम नाम रिपीट करते हैं तो हमारे याद रहता है, अच्छे से याद रहता है। हमें तो मतलब है याद करने से और अपना नॉलेज गेन करना है और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है।
गोल्डन थर्सलैंड सरोजनी नायडू, द वर्ड ऑफ टाइम सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू। मेजर पोइम ऑफ सरोजनी नायडू, मेजर पोइम जो उसकी है, मुख्य पोइम्स, द वेवर्स सरोजनी नायडू की, द वेवर्स, द सॉन्ग ऑफ राधा एंड मिल्कमेड। ये राधा वही राधा है जो कृष्ण और राधा वाली राधा, ये सरोजनी नायडू का वर्क है। द सॉन्ग ऑफ राधा ए मिल्कमेड, प्लैंक्विन वेवर्स से पालकी उठाने वाले, इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के बाज़ार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा पोइट, हमारी पोइट है जो कमला दास। कमला दास का पेन नेम है माधवी कुट्टी। ये कन्वेंशनल पोइट है वैसे। पेन नेम इसका माधवी कुट्टी था। फॉर मलयालम राइटिंग, माधवी कुट्टी मलयालम राइटिंग की थी, उसमें उसने अपना पेन नेम माधवी कुट्टी लिखा था, सिर्फ मलयालम राइटिंग के लिए लिखा था। शी इज़ बॉर्न इन केरला, केरला में क्या इसका जन्म है। शी वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985, 1985 को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उसे। शी इज़ नॉन एज कन्वेंशनल पॉइंट, यह कन्वेंशनल पॉइंट के रूप में जानी जाती है। कन्वेंशनल पॉइंट मतलब जो भी विरोधाभास चीज़ें, जो भी उसने कह दिया कि हाँ जी तुमने किया, हाँ मैंने किया, उसको स्वीकारना। और ये कन्वेंशनल पॉइंट उस टाइम पे कन्वेंशनल मतलब उस चीज़ को स्वीकार करना जो लोग नहीं कर पाते। उसने फेमिनिज्म पे बहुत सारा कुछ लिखा, ऐसे जो कुछ नहीं कर पाते, ऐसे पोइट्स नहीं किया। उसने इसका बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी इसने अपने वर्क्स और अपनी थीम के अकॉर्डिंग ही सब कार्य किया। एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ शी अडॉप्टेड इस्लाम एंड बिकॉज कमला सुरैया। जब इसने अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज थी तब उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और अपना नाम कमला सुरैया रखा। हर मेजर वर्क्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जब वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में रहती थी तब की ये यादें हैं उसकी। ए हॉट नून इन मालाबार में जैसे उसके यानी इसके हस्बैंड का था, हस्बैंड IAS वगैरह थे, तो वो उनका अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र होता रहता था, तो फिर ये वहाँ पे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे वो रहे, तो उनके बारे में इसने अपनी पोइट्री में कलेक्शन कर दिया उनका। जहाँ जैसे मालाबार में रहे, एन इंट्रोडक्शन, ये कोलकाता की समर के बारे में लिखा है उसने, और बॉम्बे के बारे में लिखा है। ऐसे ए हॉट नून इन मालाबार की गर्मी की दोपहर के बारे में लिख रखा है। एन इंट्रोडक्शन, ए कन्फेशनल पोइम, एन इंट्रोडक्शन है जो कन्फेशनल पोइम है। समर इन कोलकाता, ए कलेक्शन ऑफ पोइम है। समर इन कोलकाता की दोपहरों के बारे में, गर्मी के बारे में बताया गया, तो ये कलेक्शन ऑफ पोइम है। विजिटर टू द सिटी, नेक्स्ट है इसका विजिटर टू द सिटी। फेयरवेल टू बॉम्बे, माई स्टोरी, हर ऑटोबायोग्राफी। माई स्टोरी है जो हर उसकी ऑटोबायोग्राफी है। ये इंडिया के वर्क्स में से कोई जो भी ये सबसे ज़्यादा लिटरेचर में जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं ना पढ़ी और बिकी जो है, तो वो माई स्टोरी ही है। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी है, लोग फेमिनिज्म के बारे में इसने लिखा ही ऐसे था। हर पोइट्री कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी के बारे में बोला गया है। उसने लिखा क्या था, इसके टॉपिक क्या होते थे, फेमिनिज्म, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, फेमिनिज्म की आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, मैन वुमेन रिलेशनशिप, मैरिज, सेक्स, फीमेल बॉडी एंड नॉस्टैल्जिया आर द रिक्वायर्ड थीम ऑफ द पोइट्री। ऐसे लिखा होता है। जब अब लोगों को ऐसे चस्का रहता है किसी के बारे में जानने का कि फीमेल बॉडी के बारे में क्या लिखा है, सेक्स के बारे में क्या लिखा है, इसमें उसने माई स्टोरी में उसने स्वीकार किया है कि उसके अफेयर चलते थे, ये वो था। तो लोगों को दूसरों की दखलंदाजी देना, दूसरों के बारे लाइफ के बारे में जानने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ रहता है। तो माई स्टोरी लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़रीदी और बहुत ज़्यादा पढ़ी है। तो वैसे भी फेमिनिज़म के बारे में कुछ लिखा हो तो दुनिया ऐसे ही है, चटकोरे ले लेके ही पढ़ती है। तो ये सब था इसमें, तो ये सब इसका मेन कारण तो यही है सबसे ज़्यादा बिकने का, और तो क्या है। इसमें उसने फेमिनिज़म के बारे में खुल के बात की है जो कोई नहीं कर सकता था उस टाइम में, कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अनीता देसाई ने
वो किया। सॉरी, अनीता देसाई बोल दिया मैंने, कमला दास ने किया। तो कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी उसका है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नज़ीम एज़ेकियल। ये ज्वेलिश पॉइंट है, लेकिन ये ज्वेलिश पॉइंट इसी जातिवाद दिखा रखा है, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्वेलिश पॉइंट का, मतलब जातिवाद आ जाता है इसमें। तो ऐसे जाति तो नहीं पूछनी चाहिए, पर पूछा है तो फिर हमें याद भी करना पड़ेगा। इसका पूछा हुआ है क्वेश्चन ये जो कि ही इज़ ए ज्वेलिश पोएट। ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे। ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से। ही इज़ कॉल्ड एन अर्बन पोएट। ये अर्बन पोइट के बारे में, पोइट के नाम से जाने जाते थे। हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट हॉलेंस एंड एलियनेशन प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सिटी लाइफ के बारे में थी इनकी पोइम। इन्होंने सम ऑफ हिज पोइम एक्सप्रेस जेविल्स एंड बाइबल्स मिथ। इन्होंने मिथ के बारे में बोला गया है। जेविल्स मिथ मतलब जो भी धर्म में मिथ होते हैं, ढोंग पाखंडों के बारे में लिखा हुआ है। हिज मेजर पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इंटरप्राइजेस, द जर्नी ऑफ लाइफ की स्टडी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में इसने सिर्फ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ही इसने दिखाया है कि गांव का माहौल, बाकी सब में गांव का माहौल नहीं दिखाया है। केस स्टडी गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस। पॉलिटिक कलेक्शन ऑफ इजेकियल। पॉलिटिक कलेक्शन जो इजेकियल के वो है द एग्जैक्ट नेम, द अनफिनिश्ड मैन, द टाइम ऑफ चेंज। इजेकियल एडिटर मैनी जर्नलिज्म लाइक। ये इनके कलेक्शन ऑफ ये इजेकियल के कलेक्शन है। द एग्जैक्ट नेम, द अनफिनिश्ड मैन, ए टाइम फॉर चेंज, इजेकियल एडिटर मैनी जर्नलिज्म लाइक। अरुण कलटकर, ये 1932 से 2005 तक है। ये मराठी की है। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2005। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2005। कलटकर पोइट्री इज स्टायरिकल इन टोन एंड रियलिस्टिकल इन डिस्क्रिप्शंस। इनके मेजर वर्क्स हैं जैजुरी। जैजुरी एक जगह है, और जैजुरी जगह है, वहाँ पे मंदिर है जैजुरी, और उसके बारे में बताया गया। एक बार ये जैजुरी की यात्रा करने गए थे, तो वहाँ पे उसके बारे में सारे पोइम्स के माध्यम से लिखी गई है। तो ये जैजुरी के नाम से उसने सारा कलेक्शन बना दिया, कलेक्शन ऑफ पोइम। फिर चैतन्य द बस एन ओल्ड वुमन। ये चैतन्य और द बस है, जो बस से खटारा बस होती है गांव की, वैसी बस के बारे में बताया गया है इसमें कि बस टूटी हुई है, सब लोग ऐसे इधर उधर बिखरे से बैठे हैं। उसकी छत की बस की छत ऐसी टूटी हुई है, ऐसी सीट्स टूटी हुई है, ऐसे बताया गया। एन ओल्ड वुमन भी उसको वहीं पे मंदिर में दिखती है, उसके बारे में बताया गया। अदर कलेक्शन ऑफ कलेक्टर ये है चिरीमिरी सरपा सस्ता, ब्लैक हॉर्स ऑन अंडरवर्ल्ड लाइफ। ये ब्लैक हॉर्स ऐसे नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड लाइफ के बारे में, ब्लैक हॉर्स ये अंडरवर्ल्ड लाइफ पे है। ट्रायल ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट। ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट है। जो तीनों की तिकड़ी थी इनकी, A.K. नारायण, जयंत महापात्रा, आर पर्थसरी। ये है ना A.K. नारायण और जयंत महापात्रा तो हमारे सिलेबस में है, ये आर पार्थेसरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा ये ओरियाई थे, ओडिशा के रहने वाले। ही वाज ए लेक्चरर इन फिजिक्स इन वेरियस कॉलेज ऑफ ओडिशा। ओडिशा में ये फिजिक्स के लेक्चरर थे। ओरिया लैंडस्केप हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेशर इन हिज पोइट्री। He was awarded the Sahitya Academy Award in 1981 for the English language, the first English poet who got Sahitya Academy Award.
ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981। 1981 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ये क्वेश्चन याद करने वाला है फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ये फर्स्ट पोइट है जो इसको ये फर्स्ट इंग्लिश पोइट है जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है जिनको। ही एडिट्स एन इम्पॉर्टेंट मैगजीन चंद्रभागा। टाइटल ऑफ द मैगजीन इज़ ऑन द नेम ऑफ ए रिवर इन ओडिशा। उन्होंने वो एडिट करते रहते हैं, अभी भी करते हैं, चंद्रभागा, और उसका टाइटल है, ये मैगजीन का है, और ये एक नदी के नाम पे, उड़ीसा की नदी के नाम पे है। हिज कलेक्शन ऑफ पोइम रिलेशनशिप, रेन ऑफ राइट्स, द क्लोज ऑफ स्काई 10/10। इनकी कलेक्शन ऑफ पोइट्री के हैं रिलेशनशिप, द रेन ऑफ राइट्स, क्लोज द स्काई 10/10। फेमस पोइम्स है इसके। ए मिसिंग पर्सन, लॉस्ट द लॉजिक। ए मिसिंग पर्सन, लॉस्ट द लॉजिक। ये ऐसे है ना कि हमारे जो पोइट्स थे 7 पोइट तो हमने कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉवेलिस्ट कंप्लीट करेंगे। 15 है तो सिर्फ 2 वीडियो में हो जाएंगे, 2 या 3 वीडियो में हो जाएंगे। सिर्फ 15 हमें हमारे इंग्लिश राइटर है, तो इन्होंने अलग अलग करके देखा था, लेकिन हमने पोइट पहले पढ़ लिए, नॉवेलिस्ट बाद में पढ़ेंगे। तो वो प्रोज राइटर नॉवेलिस्ट होते हैं जो बाद में पढ़ेंगे। वो 8 है, उसको क्या पता एक वीडियो में बन जाए या 2 वीडियो में बन जाए। तो आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। ये वीडियोस आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। और हम पूरा सिलेबस करेंगे, पूरा सिलेबस 2nd ग्रेड का। इसमें क्या है, वीडियो आपको 2nd ग्रेड के सिलेबस की फ्री वीडियो मिलती रहेगी। आप बस अपना प्यार दिखाइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका ही चैनल है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओपन क्लासेस पे बने रहिए।